डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यह टॉपिक जो है वह हमारे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। साथ ही जो भी प्रतियोगी परीक्षा है हमें सामान्य अध्ययन में इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका संगठन है, कैसे ये अपना कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है, आदि बिंदुओं के बारे में आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि जाकर के देखें, इस टॉपिक को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें डॉक्टर रितेश जैन के नाम से। और इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की हम पृष्ठभूमि में देखें तो दुनिया में दो विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक, और दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वो 1939 में 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व के राजनेताओं को ये लगा, विश्व के प्रमुख देशों के नेताओं को ये लगा कि इस प्रकार के विभीषण, इस प्रकार के नरसंहार, इस प्रकार की जो विनाश है उनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक वार्ता का मंच होना चाहिए विश्व के देशों के बीच। तो इस उद्देश्य के लिए एक संस्था स्थापित की गई और उस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, जिसे हम नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस का नाम उसे दिया गया। तो ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई विश्व युद्धों को रोकने के लिए। यह संस्था जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुई। इसी कारण हम देखें क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में, 1939 में, और 1945 तक ये चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम देखें काफी विनाश हुआ, काफी लोगों की जाने गई और काफी विनाश हुआ। तो इस तरह की वैश्विक विभीषण जो घटनाएं घटी उनको रोकने के लिए अब विश्व नेताओं को ये लगने लगा, मित्र राष्ट्रों को, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों ने युद्ध समाप्ति से पहले ही इस बात के प्रयास शुरू कर दिए गए कि इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, जहां विभिन्न देश अपनी समस्याओं का सुलझाने के लिए क्या कर सकें, परस्पर वार्ता कर सकें। तो इस तरह के मंच की स्थापना करने के लिए प्रयास हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले ही शुरू कर दिए गए। तो इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के उद्देश्य से, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। और यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। सामूहिक सुरक्षा, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब यह है कि शांति स्थापना में सबकी भागीदारी है। सबकी भागीदारी से मतलब यह है कि अगर किसी राष्ट्र द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचेगा, तो उस राष्ट्र को रोकने की जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है जिसके ऊपर हमला हुआ है, अपितु दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है कि उस युद्ध करने वाले राष्ट्र को ऐसा करने से रोका जाए। तो इस सामूहिक व्यवस्था के आधार पर इस सार्वभौमिक संगठन, अब यहां हम देख रहे हैं सार्वभौमिक संगठन, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जिसमें सभी देशों को भाग लेने का मौका मिले। तो यह एक सार्वभौमिक संगठन जो है, इस स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए गए और इन स्थापना के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए गए कि इसकी संरचना क्या होगी, इसके कार्य कौन कौन से होंगे, इसके सिद्धांत क्या होंगे, आदि बातों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए। तो इस दिशा में सबसे पहला अगर हम सम्मेलन देखें तो अटलांटिक चार्टर की अटलांटिक महासागर में एक पोत के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान ये तय किया गया कि इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो कि इस बात को स्वीकार करे, जो कि इस बात को माने कि सभी देशों की संप्रभुता समान है। दुनिया में सभी देश, चाहे आकार में छोटा है अथवा बड़ा है, सबकी संप्रभुता समान है और उपनिवेशवाद की समाप्ति होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रों को आत्मनिर्णय, कि राष्ट्र अपने बारे में निर्णय स्वयं ले सके। तो इस सिद्धांत को कहां कब स्वीकार किया गया? अटलांटिक चार्टर में, जो कि 1941 में स्वीकार किया गया। इसके बाद इस दिशा में, संयुक्त राष्ट्र संघ की दिशा में दूसरा हम प्रयास देखें, तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया नवंबर 1943 में। यह पहला सम्मेलन है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और ये राजनेता पहली बार एक साथ मिले
फ्रांस के राष्ट्रपति, और उन्होंने इस संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा बनाने का कि किस प्रकार एक वैश्विक संगठन होगा, सार्वभौमिक संगठन होगा, उसकी संरचना क्या होगी, वो अपने कार्य कैसे करेगा, तो उसका फ्रेमवर्क तय करने का काम किस सम्मेलन में किया गया? तेहरान सम्मेलन 1943 में। और इससे आगे हम देखें कि अगला जो सम्मेलन हुआ अक्टूबर 1944 में, अक्टूबर 1944 में अगला सम्मेलन अमेरिका में वॉशिंगटन में एक बिल्डिंग है डम्बार्टन ऑक्स, तो इस डम्बार्टन ऑक्स बिल्डिंग में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में, जो कि 1944 में ही आयोजित किया गया है, इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, इसके संगठन के जो अंग हैं इन अंगों का निर्धारण किया गया, इसकी कार्यविधि को निर्धारित किया गया कि इसकी जो वर्क प्रोसीजर रहेगी वो किस प्रकार ये अपना काम करेगा, किन किन क्षेत्रों में ये अपना काम करेगा। तो इसमें तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ वह मानवीय कल्याण हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपना काम करेगा। तो इसका उद्देश्य अब हमें ज्यादा व्यापक देखने को मिल रहा है, जो कि मानव कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। तो डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों, अंगों के संरचना कार्यों के बारे में हम। अगला सम्मेलन महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ वो याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे इसकी कार्यकारी संस्था कहा जाता है और जिसकी जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए ये जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में निर्णय किस प्रकार लिए जाए, तो निर्णय लेने के लिए हम देखें कि इससे पहले महाशक्तियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी। तो इस याल्टा सम्मेलन में, जो कि मार्च 1945 में आयोजित किया गया था, तो इस याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं, इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार दिया जाएगा। यह सहमति किस सम्मेलन में बन पाई? याल्टा सम्मेलन में बन पाई। और इससे अगला सम्मेलन हुआ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, और यह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में आयोजित किया गया। और इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर बनाया गया, एक संविधान बनाया गया। उस चार्टर में जो विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न अनुच्छेद हैं, उनका उल्लेख किया गया, निर्धारण किया गया और यह कहा गया कि जब विश्व के अधिकांश देशों द्वारा इस चार्टर को स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह संगठन अस्तित्व में आ जाएगा। तो हम देखें उस समय 51 देशों द्वारा, मूल रूप से 50 देश थे, 50 देशों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। बाद में पोलैंड द्वारा 51वें सदस्य के रूप में इस चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। तो मूल रूप से 51 सदस्य देशों द्वारा इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तय किए गए चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यह शर्त पूरी हो गई और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानी जाती है। और इसका मुख्यालय जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है साहब? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो 24 अक्टूबर को 1945 को किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर आज भी प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। देखिए जो स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है साहब? 51। और हम देखें कि किस प्रकार यह एक सार्वभौमिक संगठन बनता गया, किस प्रकार इसकी जो सदस्य संख्या है उसका विस्तार हुआ, आकार किस प्रकार बढ़ा और यह दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ जुड़ गया। और आज इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193 सदस्य देश वर्तमान में किसके सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो यह इसकी सार्वभौमिकता का एक जीता जागता प्रमाण है। इसकी यूनिवर्सल की सभी जगह सभी देश उसमें शामिल है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में मेंबर है। तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। यह प्रश्न प्राय वैकल्पिक एग्जामों में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसका झंडा जो है, तो देखिए विश्व का मानचित्र जो है, उस विश्व के मानचित्र में सफेद कलर का ये मानचित्र है, उसका जो बैकग्राउंड है, मानचित्र का जो बैकग्राउंड है उसका कलर क्या है साहब? उसका कलर है ब्लू, नीला कलर है, आसमानी कलर है। तो ये नीला जो झंडा है, यह नीला झंडा किसका है साहब? यूएनओ का झंडा है।
तो यह शांति की बात करता है, शांति स्थापना के लिए काम करता है, मानव कल्याण के लिए काम करता है, युद्ध पीड़ित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम करता है। तो वहां नीली कैप अगर है तो नीली कैप का मतलब यह है कि वह किसका आदमी है, किस संगठन का आदमी है, वो यूनाइटेड नेशंस का आदमी है। तो नीला झंडा, नीली कैप, या हम देखें ये लोगो जो है वो किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए अनवरत रूप से ही अपना काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संगठन को बनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य जो बताए गए हैं, देखिए इसका जो संविधान है उस संविधान में हम देखें, एक तो प्रस्तावना है साहब, एक प्रस्तावना है और प्रस्तावना के साथ साथ इसमें 111 अनुच्छेद हैं। इन 111 अनुच्छेदों में पूरे विस्तार से इसकी संगठन, इसकी कार्यविधि, इसकी संरचना, निष्कासन, बजट आदि बातों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन जो है, क्योंकि इसका कार्य बड़ा व्यापक है और इन व्यापक कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न अंग काम करते हैं। स्थापना के समय यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होंगे। कौन कौन से हैं साहब 6 अंग? हम देखें, पहला अंग जो है वो कौन है साहब, महासभा। इसमें दुनिया के सभी देशों को भाग लेने का अधिकार है। महासभा अर्थात जैसे हमारे देश की संसद होती है, उसी प्रकार दुनिया के देशों की संसद के रूप में हम किसको बता सकते हैं, अर्थात विधायी संस्था के रूप में, विश्व की संसद के रूप में, विश्व के अंतःकरण के रूप में, जहां सभी सदस्य देशों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। तो महासभा इसका एक प्रमुख अंग है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की सबसे पहली जिम्मेदारी जिस संस्था की है वो कौन सी है, सुरक्षा परिषद। अर्थात इसे संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव आर्म्स भी कहा जाता है, जो तुरंत निर्णय लेकर के उसको लागू करने का काम करती है। अगर कहीं दुनिया के किसी क्षेत्र में कोई संकट खड़ा होता है, कोई युद्ध खड़ा होता है, कोई संघर्ष छिड़ता है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। सुरक्षा परिषद में एक छोटी संस्था है, 15 सदस्य देश होते हैं, जहां महासभा अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यापक संस्था है। 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। वहीं यह एक छोटी संस्था है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अर्थात अभी आपने देखा कि सामाजिक और आर्थिक परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य यह भी स्वीकार किया गया कि वह मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी दुनिया के देशों के मध्य सहयोग करने के लिए काम करेगा। तो इस काम को करने के लिए एक कौन सा संगठन काम करता है, यह है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, जिसे हम शॉर्ट में इकोसॉक भी कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक भी इस संस्था को अपन कहते हैं। तो देखिए साहब, अब मानव कल्याण के लिए हम देखें, मानव अधिकारों का होना जरूरी है, ह्यूमन राइट्स मिलना जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद नामक संगठन ने 10 दिसंबर 1946 को 50 को एक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, एक मानव अधिकार तय किए गए कि ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते ये अधिकार मिलने चाहिए, और वो डिक्लेरेशन तय की गई। और इस डिक्लेरेशन को तैयार किसने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग कौन, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ने। और उसमें बताया कि साहब ये चीजें हैं। तो 10 दिसंबर 1950 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और इसी कारण 10 दिसंबर को अर्थात आने वाले आज के दिन हम देखें, दुनिया को 10 दिसंबर को किस रूप में बनाया जाता है साहब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दुनिया के देशों के बीच में जो विवाद हैं उन विवादों को समाधान करने के लिए महासचिव की जो इसकी सचिवालय है, वो सचिवालय का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है, जो दुनिया में यूएनओ को रिप्रेजेंट करता है, यूएनओ की तरफ से जो बात कहता है, यूएनओ को बजट तैयार करता है या यूएनओ को निर्णयों को लागू करवाता है, वो कौन होता है साहब, महासचिव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए
इस यूएनओ के सदस्य देशों द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महासचिव की नियुक्ति की जाती है। एक संस्था और है साहब न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए ये संस्था ट्रस्टीशिप काउंसिल जब इसकी यूएनओ की स्थापना की गई तब तो इसकी प्रासंगिकता थी कि जो उपनिवेशवाद के शिकार देश थे तब उनको स्वतंत्रता मिली तो कुछ देश इतने छोटे थे, इतने कमजोर थे कि वो अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं थे। तो उन देशों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाशक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि इन देशों में शासन संचालन करने तक आप अपना कार्य करते रहें। परंतु आज हम देखें कोई भी देश उपनिवेशवाद का शिकार नहीं है, कोई भी देश इतना असमर्थ नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो ये अंग है कौन सा? न्याय परिषद। इस न्याय परिषद की भूमिका जो है वो लगभग क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक्टिव रूप से काम करने वाले जो अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के, वो 5 अंग ही एक्टिव रूप से हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासचिव। ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम है वह ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो भूमिका है वो बड़ी कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। इसके पास वर्तमान में कोई कार्य नहीं है। कई बार तो सुझाव भी दिया जाता है कि इस संस्था को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। अब हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स that are based on that based यूएनओ, जिनके आधार पर यूएनओ टिका हुआ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अकेले देश की बात तो है नहीं, तो ये सामूहिक प्रयासों से कि जो सभी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे चार्टर में उल्लेखित नियमों का, सिद्धांतों का पालन करें, तभी दुनिया में किसकी स्थापना हो पाएगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हो पाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए कि अगर दुनिया के देश के बीच में कोई विवाद भी है, कोई क्षेत्रीय सीमा विवाद है, कोई आर्थिक विवाद है या कोई नदी जल विवाद है, तो उनका समाधान हमें किस शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, पंच के माध्यम से, है कोई ट्रिब्यूनल के माध्यम से, हमें ये वार्ता आयोग के माध्यम से ये वार्ता समाधान हमें करना होगा। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रों के जो मध्य है, दुनिया के देशों के मध्य है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक है, इस प्रकार का सहयोग होना भी जरूरी है जिससे कि सभी को फायदा मिले, दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो सके। और इसके अलावा ये 4 उद्देश्यों के अलावा बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2 और सिद्धांत, 2 और उद्देश्य अपने लिए स्वीकार किए गए। एक तो यह है सब निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हथियारों का प्रचार प्रसार कम से कम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम देखें कि एक और उद्देश्य स्वीकार किया गया, वो है क्या? वो ये है कि नई अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के सभी देशों के हित में हो। तो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भी स्वीकार कर ली गई। तो ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत हैं। तो आज आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वर्ष 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में बनाते हैं। स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे, आज वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। और हम देखें इसका एक संविधान है जिसमें एक प्रस्तावना है, 111 अनुच्छेद है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम दिया गया वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले जो संस्था काम कर रही थी वो संस्था कौन सी थी? लीग ऑफ नेशंस काम कर रही थी। इसका झंडा जो है वो नीले कलर का है, तो नीली कैप को शांति का प्रतीक माना जाता है दुनिया में। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासचिव। और वर्तमान में भी हम देखें महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसकी भूमिका के बारे में, इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।